सबसे पहले पूछता है प्रश्न कि फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर के कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, मतलब अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें क्या लक्षण चिन्ह होते हैं, एंड इसके फर्स्ट एड के बारे में पूछता है, नर्सिंग देखभाल के बारे में। तो चलिए आज हम लोग जो है फ्रैक्चर के बारे में अच्छे से समझते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, फ्रैक्चर मतलब होता है अस्थि भंग। अस्थि भंग का मतलब होता है कि हड्डी का भंग हो जाना, मतलब टूट जाना। माय डियर, अस्थि जो है अलग अलग प्रकार से टूटता है, ये चीज़ें देखिए। बाकी देखिए अस्थि भंग होता क्या है, हड्डी का बीच से टूट जाना या दरार पड़ना अस्थि भंग कहलाता है। अब देखिए फ्रैक्चर का मतलब होता है, ये नहीं होता है कि कंप्लीट हड्डी टूट ही जाएगा तो वही फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर जो है या तो कंप्लीट रूप से हड्डी टूट जाएगा तो वही भी फ्रैक्चर है, या फिर हड्डी में थोड़ा मोड़ा दरार पड़ जाता है, वह भी जो है आपका फ्रैक्चर ही होता है। ठीक है, तो यह फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी के बीच से टूट जाना या हड्डी में दरार पड़ना ही अस्थिभंग फ्रैक्चर कहलाता है। समझ गए, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि अथवा हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी अस्थि टूट जाती है। माय डियर, यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा जोर देने का मतलब है, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति द्वारा हड्डी पर अस्थि पर ज़्यादा जोर डाला जाता है तो हड्डी टूट जाती है या जो है बिखर जाती है। इसका मतलब होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ से ठोकर लगेगा, तो ठोकर लगने का मतलब क्या होता है, आपके हड्डी पर जोर पड़ेगा, आप इधर से बल देंगे, आपका इधर बड्डी रहेगा और उधर से कोई चीज़ का ठोकर लगेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, जिससे जोर हड्डी पर पड़ेगा और हड्डी जो है क्या होता है, टूट जाता है। इसी प्रकार से किसी चीज़ से एक्सीडेंट करते हैं तो वहाँ भी हड्डी पर ही जोर लगता है। तो यही कहता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा अस्थि या हड्डी पर ज़्यादा जोर डाला जाता है, अब यह ज़्यादा जोर हो सकता है एक्सीडेंट के कारण, चोट के कारण हो, ठीक है, अनेकों प्रकार से होता है, तो हड्डी या अस्थि टूट जाती है। ठीक है, अस्थि भंग से पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है। आप लोग देखते हुए कभी कभी ऐसा जो है एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति का ऐसा जो है फ्रैक्चर होता है कि उसको कंप्लीट जो है डिजेबिलिटी भी आ जाता है, मीन्स कहा जाए तो एक प्रकार से उससे पूर्ण विकलांगता जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ठीक है, एवं कुछ मामलों में अस्थि भंग के कारण व्यक्ति में मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर भयानक फ्रैक्चर हुआ है तो वह फ्रैक्चर क्या करता है, नस को दाब देता है, आर्टरी और वेन को दाब देता है। ठीक है, जिससे होता है कि उस जो है बॉडी के ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और फिर व्यक्ति का जो है डेथ हो सकता है। तो ऐसे में जो है पूर्णतः अपंगता भी हो सकता है, और कुछ मामले में तो यह फ्रैक्चर जो है मौत के कारण भी बन सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे वाइटल ऑर्गेन हैं, वह वाइटल ऑर्गेन या आर्टरी जो है क्षति हो सकते हैं फ्रैक्चर होने के कारण, और व्यक्ति का मृत्यु हो सकता है। तो यही जो है हमारा फ्रैक्चर होता है। ये सब का यहाँ पे मैंने आपको डिटेल से जो है फ्रैक्चर के बारे में बता दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार से हड्डी टूट सकता है या उसमें दरार पड़ सकते हैं। तो चलिए, इसके प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, 10 से 11 प्रकार है, लेकिन ये प्रकार बहुत आसान है, इसको याद करना बहुत आसान है, बस आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ईयर के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पूर्ण अस्थिभंग, कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इस तरह के अस्थिभंग में हड्डी पूर्ण तरह से टूट जाती है एवं दो टुकड़ों में भी जो है, दो टुकड़े में जो है कोई संबंध नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यह एक टुकड़ा हुआ और ये एक टुकड़ा ये हुआ, बीच में जब टूटा है तो कोई संबंध है, दोनों अलग अलग हो गया है, तो यह कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। जब किसी का हड्डी दो टुकड़ों में विभाजित हो जाए टूटकर, और दोनों के बीच कोई जो है रिलेशन ना रहे, कोई ज्वाइंट ना रहे, तो वह कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, दूसरा है इनकम्प्लीट अपूर्ण अस्थिभंग। अपूर्ण अस्थिभंग का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डी के क्रॉस सेक्शन के एक भाग में दरार पड़ जाते हैं। माय डियर, देख सकते हैं दरार पड़ा हुआ है, और क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान गए यह बेलनाकार, हमारा हड्डी का आकार बेलनाकार ही होता है। ठीक है, ये बेलनाकार है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि इस साइड से दरार पड़ गया। ठीक है, इस साइड से कुछ हद तक दरार पड़ गया, तो एक साइड लगा हुआ होगा और एक साइड से दरार होगा, तो यही जो है हमारा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जो फ्रैक्चर हुआ है, जो हड्डी में दरार पड़ा है, यह इनकम्प्लीट है, कंप्लीट रूप से टूटा नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं एक साइड का हड्डी का भाग लगा है और एक साइड से दरार आ गया है, तो यह जो है इनकम्प्लीट होता है। देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, एक साइड से दरार है लेकिन इसके नीचे जो है दरार नहीं होगा, इसके नीचे हड्डी लगा होगा दोनों सिरा। ठीक है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट। तीसरा है माय डियर सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि यह सबसे समान अस्थिभंग होता है, इसमें त्वचा पर कोई घाव नहीं होता है। सिंपल फ्रैक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल फ्रैक्चर के मतलब होता है कि हल्का सा हड्डी में जो है आपके जख्म आ जाता है, जो है दरारें आ जाएगा। ठीक है ना, और यह दरारें ऐसा होगा कि इसका कोई प्रभाव आपके त्वचा पर नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये जो है सिंपल फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर मतलब बिल्कुल साधारण, जो एक नॉर्मल जो है फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है,
चौथा है माय डियर, यहाँ पे देखिए खुला अस्थिभंग या इसी को कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर या इसी को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। कंपाउंड मतलब होता है जटिल या विशेष, ठीक है, और ओपन मतलब होता है खुला, ठीक है। देख लीजिए इस अस्थिभंग में त्वचा चोटिल हो जाते हैं एवं घाव अस्थि तक पहुँच जाती है। आप यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है कंपाउंड वाला, इसमें हड्डी टूटेगा तो वह जो है स्किन तक घाव जो है मांस तक घाव दे देगा। देखते हो कभी कभी फ्रैक्चर होता है तो व्यक्ति का हड्डी जो है त्वचा को चीरते हुए बाहर तक निकल जाता है, कोई कोई ऐसा फ्रैक्चर होता है। तो उस प्रकार के फ्रैक्चर मतलब ओपन फ्रैक्चर होगा जिसमें फ्रैक्चर बाहर की तरफ आ जाएगा, एकदम दिखने लगेगा और वह जो है त्वचा को प्रभावित करता है। व्यक्ति का त्वचा भी इसमें चोटिल हो जाता है और घाव जो है हड्डियों तक पहुँच जाता है, समझ गए। तो ये जो है हमारा कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर। पाँचवा में है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें हड्डी इस प्रकार से टूटता है कि हड्डी का ये जो है चोट लगने के बाद या दबाव पड़ने के बाद उसमें दरार उत्पन्न होता है और हड्डी वहाँ से क्या होता है लच जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे यह ज़्यादातर जो है बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे का जो हड्डी होता है बहुत नरम होता है, लचीलापन होता है। तो जैसे ही अगर चोट लगता है तो वह जो है क्या होता है मुड़ता जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चोट लगा और यह देख लीजिए मुड़ गया है ना। तो ये ज़्यादातर बच्चे में होता है। केवल एक ओर के तंतु कला टूट जाती है, देख सकते हैं केवल एक साइड का जो है तंतु कला टूटा हुआ है और ये टूटने के बाद मुड़ जाता है, लच जाता है, इसीलिए कच्ची अस्थिभंग इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस प्रकार के होता है कि टूटने के बाद हड्डी एक ओर झुक जाती है जो कि आपको दिखाई भी देता है, ठीक है। तो ये हो गया। छठा है अनुप्रस्थ अस्थिभंग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें जो हड्डी टूटता है वह आर पार कर देता है। जैसे मान गए हाथ का हड्डी है, मैं यहीं पर बता देता हूँ इस फिगर में। जैसे हाथ का ये दो हड्डी यहाँ से आया है, ठीक है। मान गए अगर ये वाला हड्डी टूटा है तो ये जो ट्रांसवर्स में होता है कि टूटने के बाद ये हड्डी इसके आर पार कर जाएगा या ये हड्डी इसके आर पार आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ट्रांसवर्स कर जाएगा, या तो टूटने के बाद यह नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, या फिर ये आगे चला जाएगा तो जो है आपका पीछे वाला नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आर पार हड्डी कर जाता है, तो ये जो है ट्रांसवर्स होता है अनुप्रस्थ अस्थिभंग, ओके। सातवां है तिरछा अस्थिभंग। तिरछा अस्थिभंग का मतलब होता है कि इसमें हड्डी जो है इसमें हड्डी के आर पार तिरछी टूट जाती है। तिरछी टूटने का मतलब होता है कि जैसे एक हड्डी है ए है, ठीक है, और ऐसे है, ठीक है, ए हड्डी हो गया, उसके बाद जो है ए होगा तो इसी प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो है आपके ए हड्डी हो गया। तो यही जो है तिरछी हड्डी है। मान गए यहाँ से टूटा तो यह भी हड्डी ऊपर जो है पार कर गया और यह भी हड्डी इसके पार कर गया और तिरछा है, तो यही तिरछा जो है क्या होता है आपके ऑब्लिक फ्रैक्चर होते हैं, तिरछे टूट जाता है और एक दूसरे को आर पार कर जाता है, ओके। स्पाइरल अस्थिभंग। स्पाइरल का मतलब ही होता है कि घुमावदार, हड्डी के बेलनाकार भाग के मध्य में शाफ्ट के चारों ओर टूट पड़ जाता है। जैसे मानिए ए हड्डी है, ठीक है, ए हड्डी है, समझ गए, ए हड्डी है, समझ गए। अब इसके चारों साइड से क्या होता है, चारों साइड से इसके टूट पड़ जाता है, समझ गए चीज़ों को। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी के चारों साइड से जो है क्या होते हैं टूट पड़ जाते हैं। हल्का हड्डी एकदम लगा ही रहता है लेकिन चारों साइड से उसको कहते हैं चनक जाना। चारों साइड से जो है पता चलेगा कि इसके बेलनाकार भाग चारों साइड से टूट पड़ जाता है, तो यह स्पाइरल होता है, घुमावदार टूटता है, ठीक है। तो ये हो गया आठवां स्पाइरल। नौवां है बहुखंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि इसमें हड्डी टूटता है और कई भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, मतलब कई टुकड़ों में हड्डी जो है विभाजित हो जाता है, तो यही कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है, ओके। और यह टूट जाएगा तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर हड्डी कई भाग में टूट गया है तो बहुत दिक्कत देता है, ओके। नेक्स्ट है 10वां धंसा हुआ अस्थिभंग डिप्रेस फ्रैक्चर। और इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है ज़्यादातर अगर खोपड़ी में हड्डी टूटा है या चेहरे के हड्डी टूटा है तो टूटने के बाद अंदर ही धंस जाता है, तो इसीलिए हम जो है इसे धंसा हुआ अस्थिभंग कहते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, समझ गए। नेक्स्ट है 11वां नंबर विकृतिजन अस्थिभंग। विकृतिजन अस्थिभंग का मतलब होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि आपको किसी न किसी रोग के कारण, किसी न किसी संक्रमण के कारण आपके हड्डी कमज़ोर होने लगता है, भंगुर हो जाता है और फिर वहाँ पे कमज़ोर होने के कारण थोड़ा भी जो है ठोकर लगने या थोड़ा भी वजन पड़ने पर हड्डी आपके वहाँ से विकृत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और यही जो है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। तो चीज़ों को समझना बहुत आसान है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे रोगी को अगर कोई हड्डी जैसे अस्थि कोशिका, अस्थि का जीर्ण शोथ, हड्डियों का विक्षेपण, ट्यूमर आदि की बीमारी होती है तो ऐसी दशा में होने वाला अस्थिभंग विकृतिजन अस्थिभंग कहते हैं। सीधा समझिए कि हड्डी किसी न किसी रोग के कारण, चाहे वो हड्डी का कोई भी रोग हो, अगर उसके कारण हड्डी कमज़ोर हो गया है और उसके कारण अगर थोड़ा सा भी ठोस लगता है, थोड़ा भी अगर ठोकर लगता है और हड्डी क्रैक कर जाता है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो समझिए कि यह आपके विकृतिजन जो है फ्रैक्चर है, समझ गए। तो ये जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। यहाँ पे
देख सकते हैं हड्डी कमज़ोर होने से थोड़ा भी ठोकर लगेगा और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। नो फ्रैक्चर मतलब बिल्कुल हड्डी सही रहेगा तो नो फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो ये कुल 11 प्रकार के फ्रैक्चर मैंने आपको बता दिया, नाम है, मैं एक बार यहीं पे रिपीट कर देते हैं कौन कौन है। सिंपल देख लीजिए, कोई कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर यानी उसी को ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कच्ची अस्थिभंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे हैं क्या चीज़, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, धंसा हुआ अस्थिभंग। उसके बाद हम लोग देखें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग को देखे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुखंडी मतलब मल्टीपल, या इसी को कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। स्पाइरल फ्रैक्चर है, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। तो बाकी के तो नाम बता ही दिए, तो ये सारे के सारे फ्रैक्चर आप माइंड में याद रखिएगा और लिखना इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट इसका जो है मतलब ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अस्थिभंग किन किन कारणों से होता है, किसी को अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो किन किन कारणों से फ्रैक्चर जो है हो सकते हैं, समझ गए। पहला होता है डायरेक्ट चोट। डायरेक्ट चोट का मतलब होता है कि अगर मान गए हथौड़ा से आपके जो है हड्डी पर लगा, या जो है डायरेक्ट किसी पहिए के नीचे आ जाना, ठीक है ना, आपका पैर चल रहे हैं और मोटरसाइकिल के नीचे आपका पैर आ गया, तो डायरेक्ट पैर पर जो है उसका वजन पड़ेगा और टूट जाएगा, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। या हथौड़ा चला रहे हैं और हड्डी पर डायरेक्ट पैर पर लग गया, हाथ पर लग गया, तो उससे डायरेक्ट जो है चोट लगा। तो ये सब डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट वायलेंस, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चोट के कारण आता है, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, हथौड़े की चोट लगने, गाड़ी के पहिए से कुचल जाना, यह डायरेक्ट होता है। दूसरा है मांसपेशी के बल द्वारा मस्कुलर एक्शन, जैसे मांसपेशियों के समूह पर दबाव पड़ने की वजह से हड्डियाँ से जुड़े तंतु के साथ में हड्डियों के टुकड़े भी साथ में खींच जाते हैं, ठीक है। जैसे मांसपेशियों में झटका लगने की वजह से घुटियों की चक्किका टूट जाना। अब होता है कि जैसे हमारा मांसपेशी आप लोग को पता है लगभग 639 के आसपास मांसपेशियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जितना भी मांसपेशी है वह समूहों में एक गुच्छा में हड्डी के साथ जो है जकड़ कर रखता है। मान गए अगर मांसपेशी में हमें खिंचाव आता है, जकड़न हो जाता है, तो जैसे ही अगर मांसपेशी में जोर का झटका लगेगा और उस मांसपेशी में खिंचाव आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वह हड्डी को अब जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो जब मांसपेशी में खिंचाव आएगा तो हड्डी को अपने साथ खींचेगा ही ना। तो उसी प्रकार से घुटना में जो चक्री होता है, नी कैप होता है, तो नी कैप अगर आपका उलट गया है या नी कैप में जो है फ्रैक्चर आया है, तो कहीं ना कहीं वह मसल्स के साथ मस्कुलर एक्शन के कारण हुआ है कि मांसपेशीय बल द्वारा आपका चक्की जो है इधर से उधर घूम गया होगा घुटना के, ठीक है। तो यह जो है दूसरा मांसपेशी के बल द्वारा जो है टूट जाता है हड्डी, समझ गए चीज़ को। चलिए तीसरा देखिएगा अस्थियों के बल द्वारा। अस्थि के बल का मतलब होता है कि जब किसी जोड़ के मुड़ने से हड्डियों के अस्थिबंध पर दबाव पड़ने से खींच जाते हैं, जिसके कारण अस्थि में दरार पड़ जाती है। जैसे ठोकर लगने की वजह से टांग के नीचे का भाग या टखने की हड्डी में दरार पड़ जाती है। अस्थिभंग लिगामेंट के फोर्स। अब जैसे होता है जो अस्थि बंध है, जहाँ पर हमारा अस्थि जो है लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट है एक हड्डी दूसरे हड्डी से, तो मान गए अगर ठोकर लगेगा तो उस लिगामेंट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है, प्रेशर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो हड्डी है वह क्या होता है, खिंच जाता है। जहाँ से लिगामेंट से कनेक्ट है, अगर वहाँ पे जो है लिगामेंट बहुत कस के जो है पकड़ा रहता है, बहुत कनेक्ट रहता है मजबूती के साथ, तो जैसे ही अगर ठोकर लगता है तो क्या होता है, वह लिगामेंट जो है इधर से उधर क्या होता है, घूम जाता है, जिसके कारण जो है दबाव पड़ता है हड्डी पर और वह हड्डी वहाँ से क्रैक कर जाता है। तो यह लिगामेंट के फोर्स द्वारा भी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, समझ गए। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि नीचे जो है नीचे आप लोग देखते होइएगा कि टांग के जो टखना वाला हड्डी होता है उसमें दरार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चलते चलते आदमी चल रहा है और नीचे जो है चोट लगा, चोट लगने से जो लिगामेंट होता है पैर वाला जो ज्वाइंट करता है वह जो है खींचता है, खींचने से हड्डी पर प्रेशर पड़ता है और जिससे हड्डी पर जहाँ प्रेशर पड़ा वहाँ से वह फ्रैक्चर कर गया। तो यह जो है लिगामेंट के फोर्स द्वारा कारण होता है। चौथा है अप्रत्यक्ष तो चोट, इनडायरेक्ट चोट। इनडायरेक्ट चोट के मतलब होता है कि जैसे हम चल रहे हैं गड्ढा में मेरा पैर पड़ गया तो वहाँ पर भी जो है क्या होता है, हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। चल रहे हैं मुंह के बल गिर गए तो इससे भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट चोट से जो है हमारा हड्डी टूटता है, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसमें इनडायरेक्ट में जो है आपके हो सकते हैं एक कारण, ठीक है। तो ये सब जो है आपके क्या हो गए, अप्रत्यक्ष चोट। तो एक कारण में याद रखिएगा, डायरेक्ट वायलेंस मतलब अप्रत्यक्ष चोट और एक अप्रत्यक्ष चोट, ठीक है, दो यही हो गया। एक होता है मस्कुलर एक्शन के कारण, मांसपेशीय के दबाव के कारण, और एक होता है अस्थि बंध के जो है दबाव के कारण। तो ये चार कारण से आपके हड्डी टूटते हैं, समझ गए। ज़्यादातर जो होता है वो डायरेक्ट जो है कारण ही होता है, जिसमें व्यक्ति ठोकर लग जाता है, डायरेक्ट जो है व्यक्ति
व्यक्ति जो है किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, ठीक है, या किसी चीज़ों से डायरेक्ट चोट लग जाता है, तो ये सब डायरेक्ट जो है आपके चोट लगने के कारण ज़्यादातर जो है फ्रैक्चर होता है। बाकी इनडायरेक्ट अगर चोट लगता है तो इससे भी हो जाता है, जैसे गड्ढे में गिर जाना, चलते चलते ऊंच नीच में पैर पड़ने से हो जाता है, ठीक है, मुंह के बल गिर जाने से हो जाता है, तो ये सब इनडायरेक्ट भी होता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हम लोग प्रकार देख लिए, कारण देख लिए, अस्थिभंग होता क्या ये देख लिए। अब आपको बताना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति का अगर हड्डी टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो जाहिर सी बातें हैं, आप लोग कॉमन सी चीज़ें हैं, आप लोग खुद समझते हैं कि अगर किसी का हड्डी टूट जाएगा तो उसमें क्या क्या जो है चीज़ें दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण चिन्ह होंगे। तो जानते हैं कि दर्द होना अस्थिभंग का सबसे प्रमुख लक्षण है, तो ये तो दिखाई देगा ही देगा, महसूस होगा ही होगा। छूने पर प्रभावित अंग में दर्द होगा। अब जहाँ प्रभावित इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर छुएंगे तो दर्द करेगा, टच करने पर दर्द का लगातार बढ़ते रहेगा, और जब तक अस्थि के भाग को आप गतिहीन नहीं कर देते हैं तो यह दर्द होते ही जाएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर का, छूने या हिलाने पर भी दर्द करता है। अगर जिस भाग में टूटा है आप उसको कोशिश करते हैं कि इसे इधर से उधर किया जाए तो काफ़ी दर्द होता है। ओके, नेक्स्ट है अस्थिभंग के स्थान पर सूजन आता है। जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पर स्वेलिंग होने लगता है, आप लोग देखते हैं। उसके बाद है क्रैक की ध्वनि सुनाई देना या हड्डियों के आसपास में रगड़ महसूस करना, जिसे क्रेप्टिस कहते हैं। अब जहाँ पे हड्डी टूटा है, अगर हड्डी कंप्लीट टूट चुका है तो वहाँ पे क्रैक अगर इधर उधर डुलाएंगे तो क्रैक का जो है सुनाई देगा ध्वनि, या फिर आपस में रगड़ पड़ने का भी जो है महसूस आप कर सकते हैं आवाज़ को, तो इसे हम लोग क्रेप्टिस कहते हैं। ध्वनि देना, सुनाई देना या रगड़ महसूस देना क्रेप्टिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ लक्षण और चिन्ह होते हैं। बाकी आप लोग और चीज़ें लिख सकते हैं कि अगर किसी का हड्डी टूट जाएगा तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे, तो ये सब और जो है आप लिख सकते हैं। नॉर्मल सब चीज़ें हैं सब, ठीक है। मेन इसका जो है कारण और मेन इसका जो है प्रकार था, जो कि आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए, किसी पेशेंट का हड्डी टूट चुका है तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो सीधा प्राथमिक उपचार पूछेगा, तो प्राथमिक उपचार के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछेगा, तो नर्सिंग प्रबंध पूछेगा तो आप सिंपल सी बातें हैं कि हड्डी वाले पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होगा, फ्रैक्चर वाले को, तो सबसे पहले दर्द होगा। तो दर्द के मैनेजमेंट के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट बनाएंगे कि दर्द के प्रबंध करना, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है प्रभावित क्षेत्र को गतिहीन करना। इसके लिए तो गतिहीन कैसे करते हैं आपको लिखना पड़ेगा कि जो है बैंडेज करना या कोई कपड़े बांधना, अगर कपड़ा नहीं है तो, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूटे हुए फ्रैक्चर वाले पेशेंट को जो है पोषण में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा देंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आप लिखेंगे। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है सहानुभूति देंगे, सहारा देंगे, ठीक है। तो ये सब आपको नर्सिंग देखभाल खुद से लिख सकते हैं बीमारी के अनुसार, मैं बार बार बताता हूँ। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप उसमें 3, 4, 5 पॉइंटें चुनिए कि इसमें क्या क्या जो है हम कर सकते हैं, और उस पॉइंट के अंदर सब में 2-2, 3-3 लाइनें लिखिए अगर स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो। अगर आप सीधा नॉर्मल एवरेज सोच रहे हैं कि हाँ हम लिख देंगे, चले आएंगे, कॉपी फुल हो जाएगा, तो फिर आप एज ए नर्स जो है 10-15 पॉइंट सोचिए उस बीमारी के लिए, और उसमें जो है डायरेक्ट 10 से 15 पॉइंट नर्सिंग देखभाल में लिख दीजिए। तो दोनों तरीका है, बट एक तरीका स्मार्ट बनाता है और एक तरीका आपको एवरेज जो है देखभाल बताता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए प्राथमिक उपचार में क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है सेकेंड ईयर वाले को फर्स्ट एड भी पूछ दे, तो देख लीजिए। बाहरी रक्तस्राव के लिए दिखे, अगर हो तो डायरेक्ट प्रेशर या एलिवेशन विधि से उपचार करें। सबसे पहले अगर फ्रैक्चर गंभीर है, उसको त्वचा पर भी जो है प्रभावित किया है, तो हो सकता है ब्लीडिंग आए, तो ब्लीडिंग के लिए जो है डायरेक्ट प्रेशर दे या एलिवेशन विधि से जो है उसे रक्तस्राव को कम करे फर्स्ट एड में। अनावश्यक घायल को हिलाए ना, जबकि बहुत अधिक आवश्यक ना हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट को हम ज़्यादा हिलाए डुलाए तो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, तो आवश्यक होने पर ही जो है आप उससे क्या करें, छुए, वरना उसके जो जिस अवस्था में उसका वो जो एरिया है उसको रहने दें, ठीक है। तीसरा है कभी भी हड्डियों को उनकी समान अवस्था में लाने का प्रयास नहीं करें। और आप एक खुद समझे कि आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आप एक फर्स्ट एड देने वाले हैं, तो आप कभी भी जो है पेशेंट के जो टूटा हुआ अस्थि है उसको नॉर्मल वे में लाने का प्रयास नहीं करेंगे, वरना वो बहुत जो है आपके दर्दफुल होता है, पेनफुल होता है। ओके, कभी भी हड्डियों को हुई है उनकी समान अवस्था में लाने का प्रयास ना करें। अगर चोटिल अंग को गतिहीन करना हो तो तकिए, मैग्नीज या ड्रेसिंग से सहारा दें। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे चोट लगा है उसको अंग को हमें अभी गति को हीन कर देना है, मूवमेंट को रोकना है, तो चाहे तो आप उसके नीचे तकिया लगा दें या मैगजीन का इस्तेमाल करें, या फिर ड्रेसिंग करके आप उसे गतिहीन कर सकते हैं, ठीक है। 5वां में है अस्थिभंग के स्थान से नीचे रक्त का संचरण चेक करें। और आपको ये चेक करना चाहिए कि जहाँ पे टूटा हुआ है उसके नीचे जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ब्लड जो है आगे जाने से बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके घायल को दिलासा व सहारा दे। अब जो भी पेशेंट के साथ ये फ्रैक्चर हुआ है उसको आपको जो है दिलासा देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। तो एज ए नर्स आप फर्स्ट एड में और सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या जो है करेंगे। तो फर्स्ट एड में कुछ खास करते नहीं है, बस जो हो आप बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न का नाम है बिस्तरी घाव, इसी को दूसरे भाषा में
स्याय व्रण या फिर दाब व्रण कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग डेकुबिटस अल्सर कहते हैं, बेड अल्सर कहते हैं, या इसी को बेड सोर जो है डायरेक्ट लिखा रहता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आ जाए कि दाब व्रण या सैया व्रण के बारे में बताएं डेकुबिटस अल्सर के, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कम्प्लीटली आपको मैं पढ़ा दूंगा जिससे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए हम आज यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जानिए कि आखिर ये दाब व्रण है या सैया व्रण है या बिस्तरी घाव, सब वही उसी का नाम है। यह होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए माय डियर। नाम से आपको कुछ पता लग रहा होगा कि दाब व्रण या बिस्तरी घाव, मतलब बिस्तरी घाव मतलब बिस्तर से होने वाला घाव, बिस्तरी घाव। अब ये होता कैसे है, तो जब कोई व्यक्ति या कोई मरीज लंबे समय तक किसी बिस्तर पर लेटे रहता है या कुर्सी पर बैठे रहता है या फिर एक ही पोजीशन में वह लंबे समय से जो है बने रहता है, तो इसके कारण होता यह है कि उसके शरीर के जो ऊतक होते हैं दबाव पड़ने के कारण उस क्षेत्र पर जो है उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कम होगा जिस भी ऑर्गेन में, तो वहाँ का जो टिश्यू है, जो हमारा ऊतक है, वह डेड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, और इस कंडीशन में वहाँ पे घाव बन जाता है। और इसी को जो है हम लोग दाब व्रण, बिस्तरी व्रण या बिस्तरी घाव कहते हैं। इसे सैया व्रण, डेकुबिटस अल्सर भी कहा जाता है। तो समझ गए। इसको हम थोड़ा सा अगर कहें तो किसी व्यक्ति या किसी मरीज, अब देखते होइएगा बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कई कई महीने तक, कई कई दिनों तक जो है बेड पर पड़े रहते हैं। ठीक है, ना वो चलते हैं ना फिरते हैं, तो उनको बेड पर ही सब चीज़ जो है बाथरूम हो गया, मूत्र हो गया, भोजन पानी स्नान सब उनका बिस्तर पर ही जो है करवाया जाता है। तो वैसा व्यक्ति जो लंबे समय से, या वैसा मरीज जो लंबे समय से एक ही बिस्तर पर एक ही पोजीशन में लंबे समय से बने रहता है, तो उस कारण से शरीर के हिस्सों में जो है दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से वहाँ रक्त संचार कमता है, और रक्त संचार कमने से वहाँ का जो टिश्यू होता है, चूँकि रक्त संचार कमता है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है बॉडी को उस भाग में, और फिर वहाँ का जो टिश्यू ऊतक होता है वह डैमेज होने लगता है, मीन्स क्षतिग्रस्त होने लगता है, और ऊतकों को क्षति होने के नेक्रोसिस कहते हैं, और वहाँ पे घाव जो है बन जाता है, ऊतक सड़ जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग दाब व्रण, बिस्तरी व्रण या बिस्तरी घाव कहते हैं, या इसी को सैया व्रण भी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिस्तरी घाव क्या होता है। एक लाइन में समझिए कि बिस्तरी घाव वह घाव होता है जो लंबे समय से एक ही पोजीशन में, चाहे बैठिए, चाहे लेटिए, चाहे खड़े रहिए, एक ही पोजीशन में अगर लंबे समय से है तो वहाँ पे दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कमेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन कमेगा तो उस पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो वहाँ का टिश्यू जो है क्या होगा, डेड होने लगेगा, क्षतिग्रस्त होने लगेगा, और वहाँ पे घाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यही घाव बिस्तर से होने वाला घाव यानी बिस्तरी घाव कहलाता है। आप लोग देखते भी होइएगा कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से बेड पर पड़ा है, कोई मरीज बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसके देखते होइएगा स्किन में जो है फोड़ा फोड़ा जो है निकल जाता है, घाव टाइप से हो जाता है, तो यही बिस्तरी घाव होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि बिस्तरी घाव होने के कौन कौन से साइट है, मतलब किस किस साइट पर ज़्यादा संभावना होता है बिस्तरी घाव होने का। तो मैं आपको एक लाइन में कह दूँ तो बिस्तरी घाव उस पॉइंट पर ज़्यादा होता है जहाँ पे बॉडी में दबाव लगता है। मान गए अगर हम पीठ के बल लेटे हुए हैं, जिसको हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं, पीठ के बल अगर हम लेटे रहेंगे तो हमारा दबाव ज़्यादा कहाँ लगेगा, केहूनी में लगेगा, हाथ के नीचे हील में लगेगा, एड़ी में लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सर के पीछे लगेगा, उसके बाद जो है हमारा दोनों कंधे के नीचे लगेगा। मतलब जहाँ जहाँ से उभरा हुआ भाग रहेगा ना, तो चित्त अगर हम पीठ के उस साइड से सोते हैं तो जो है हमारा दबाव बिंदु जहाँ जहाँ होगा वहाँ ज़्यादातर घाव होने का उस साइड पर संभावना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई प्रोन पोजीशन यानी मुंह को नीचे भर होकर, यानी चित्त जो होता है पीठ के बल नहीं, उसके अपोजिट साइड से, यानी मुंह नीचे होगा, पीठ ऊपर होगा, और इस पोजीशन में कोई अगर सोएगा तो उस पोजीशन में जहाँ जहाँ दबाव पड़ेगा वहाँ वहाँ घाव होगा। जैसे प्रोन पोजीशन में, ठीक है, जैसे कान, मान के प्रोन पोजीशन में होता यह है कि छाती के बल सोता है व्यक्ति, लेकिन मुँह जो है उसका करवट रहता है, पूरा बॉडी रहता है पीठ छाती के बल, ठीक है ना, लेकिन मुँह जो है एक साइड किया हुआ रहता है, वही अधोमुख पोजीशन होता है प्रोन पोजीशन। तो इसमें चूंकि मुंह एक साइड घुमा होता है तो कान पर दबाव पड़ेगा तो कान में होगा घाव। चेस्ट के बल ये रहता है तो चेस्ट में जो है घाव होगा। चिक गाल में होगा। गाल में क्यों होगा, क्योंकि जब कान में एक साइड से दबाव पड़ेगा तो एक साइड से गाल में भी दबाव पड़ेगा तो यहाँ भी होगा।
घुटना, चूँकि छाती के बल है तो घुटना भी दबाव पड़ेगा। महिला है तो उसके स्तन में दबाव पड़ेगा, चूँकि छाती के बल है तो स्तन में घाव होगा। पुरुष के जननांग, क्योंकि छाती के बल लेटा हुआ है तो जननांग जो है जननांग पर दबाव पड़ेगा। पाँव की उंगली टूज जो होता है उस पर घाव होगा। पसलिया यानी रिब्स पर दबाव पड़ेगा तो रिब्स में होगा। नितंब मतलब बट्टक पर होगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से सुपाइन पोजीशन में कहाँ होगा, यानी पीठ के बल अगर कोई लेटा है तो आप लोग समझिए कहाँ कहाँ दबाव पड़ेगा। सिर के पीछे वाला भाग पर पड़ेगा, पीठ के बल में पड़ेगा ना, कंधा पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कोहनी जो है दोनों साइड में रहेगा तो वहाँ भी पड़ेगा। कमर पर भी दबाव पड़ेगा, बतख पर भी पड़ेगा, एरिया पर भी पड़ेगा। तो यह सब सुपाइन पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से दबाव पड़ेगा और वहाँ पे घाव जो है उत्पन्न होगा। ठीक है। तीसरा है लैटरल पोजीशन, मींस लैटरल मतलब जानते हैं करवट, लेटा हुआ पोजीशन। तो लेटे हुए पोजीशन में एक साइड के कोई भी साइड के कान दबा हुआ रहेगा तो कान में होगा। कंधा भी जिस साइड आप करवट है उस साइड का कंधा दबा होगा तो कंधा पर प्रेशर पड़ेगा। गाल के ग्रेटर तो गाल में घाव होगा, सीधा सोचिए गाल में होगा। टखना में होगा, जो एंकल है हमारा उसके बगल में होगा घाव। तो यह पार्श्व है, लेटरल पोजीशन है। चौथा है फाउलर पोजीशन। अब आप लोग फाउलर पोजीशन पढ़े हैं कि फाउलर पोजीशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपना दबाव जो है पीठ का दबाव जो है बेड की तरफ देता है और बैठा हुआ रहता है। तो बैठने में बटक पर भी दबाव पड़ेगा, एड़ी पर भी दबाव पड़ेगा। ठीक है, कंधा पर दबाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति अपना भार पीछे की तरफ दिया हुआ है। सैक्रम में होगा, सिर के पिछला भाग में भी होगा, कोहनी में भी होगा। तो यह सब फाउलर पोजीशन है। अगर आपको पोजीशन के बारे में पता है तो आप आराम से दबाव बिंदु को लिख सकते हैं और वहीं पे घाव ज़्यादा संभावना रहता है। पाँचवा है बैठी हुई पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। अब बैठी हुई पोजीशन का मतलब है कि बतख पर, नितंब पर होगा, एरिया पर होगा, सैक्रम पर होगा, कंधा पर होगा। यह सब बैठने में जो है दबाव पड़ता है। तो यह जो है आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। नॉर्मली हो गया प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, ठीक है ना, सुपाइन पोजीशन, फाउलर पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। तो यह पोजीशन सब है जहाँ जहाँ पे दबाव पड़ेगा जिस पोजीशन में वहाँ पे घाव होने की उस साइड पर संभावना होती है। तो यह तो हो गया हमारा पोजीशन यानी स्थान घाव होने का। तो मैंने बता दिया। आप जो है पोजीशन याद रखिएगा ना, तो पोजीशन से ही आप जो है पॉइंट बिंदु को याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कारण कि किन किन कारण से है जो है दाब व्रण होते हैं यानी बेड सोर। ठीक है, तो अब हम लोग जगह देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे यह घाव होगा। तो अब हम लोग कारण देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं। तो माय डियर मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक आपका क्या होता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट या इमीडिएट कॉज और एक होता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर रोग प्रवण या रोगानुमुख कारण। एक होता है प्रत्यक्ष या तत्कालिक कारण। यह दो कारण के कारण जो है व्यक्ति में क्या होता है रोग होता है। पहला हम लोग देखेंगे डायरेक्ट या इमीडिएट यानी प्रत्यक्ष और तत्कालिक कारण। कौन कौन से कारण है प्रत्यक्ष वाला में देख लीजिए। पहला है प्रेशर। अब व्यक्ति का प्रेशर लगेगा। प्रेशर का मतलब है आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, एक ही पोजीशन में लंबे समय से बैठा हुआ है, लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में उसके जो भी पॉइंट पर दबाव पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अंग जो है क्या होगा वहाँ निष्क्रिय होने लगेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और वहाँ पे घाव जो है उत्पन्न होने लगेगा। तो दबाव पड़ने से, और यह एक डायरेक्ट होता है, जैसे ही दबाव पड़ेगा इमीडिएट होता है, जैसे ही दबाव पड़ेगा ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ कम होगा और वहाँ घाव उत्पन्न होने लगेगा। तो दबाव जो है डायरेक्ट और इमीडिएट कारण है। दूसरा है फ्रिक्शन। आप लोग देखते होइएगा कि आपके घर्षण लगने से भी व्यक्ति को जो है क्या होता है घाव हो जाता है। मान गए आपका ऐसा बेड बनाए हुए हैं, मरीज उस पर लेटा हुआ है, लेकिन वह बेड जो है काफ़ी कठोर और खुरदुरी सतह के है जहाँ पे रगड़ पड़ने से जो है वहाँ का ऊतक शरीर का क्षतिग्रस्त हो जाता है और घाव हो जाता है। तो बेड पर फ्रिक्शन लगने से, घर्षण होने से भी घाव हो सकते हैं और जैसे ही फ्रिक्शन लगेगा घाव उत्पन्न होने लगेगा। तो यह डायरेक्ट और इमीडिएट कारण होता है। ठीक है। तीसरा है नमी मॉइस्चर का मतलब होता है कि लंबे समय से किसी मरीज के शरीर के ऊतक अंग यदि नमी के संपर्क में रहते हैं तो उसकी त्वचा नम होने के कारण आसानी से गल सकते हैं और त्वचा का मृदुकरण भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे मरीज जिन्हें पसीना ज़्यादा आता है उन्हें भी दाब व्रण होने की संभावना होती है। नमी का मतलब है आप नॉर्मली समझिए कि कोई सामान को अगर हम लंबे समय तक भिगो कर रखेंगे तो वह सड़ गल जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से नमी के संपर्क में रहेगा तो वहाँ पे उसका जो है त्वचा और जो उसका ऊतक है आसानी से क्या हो जाएगा नरम हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, जिससे उस पर घर्षण और दबाव पड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा और वहाँ पे घाव उत्पन्न होने लगेगा। तो ऐसे मरीज जो नमी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं उन्हें दाब व्रण होने की संभावना अधिक होती है।
तीसरा हो गया। चौथा है रोगजनक जीवों की उपस्थिति। रोगजनक का मतलब क्या होता है पता है? जो रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु हो उसी को रोगजनक कहते हैं। ठीक है। नियमित रूप से साफ सफाई न होने से शरीर में सूक्ष्म जीव उत्पन्न या उपस्थित हो जाते हैं, अतः त्वचा पर संक्रमण हो जाते हैं और जिससे जो है यह घाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कारण में यह भी होता है कि मान गए अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो अगर उसको आप साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन से उसके त्वचा पर घाव जो है उत्पन्न होने लगेगा। तो यह भी एक बिस्तरी घाव का ही कारण बन सकता है, जो कि इमीडिएट और डायरेक्ट के अंतर्गत हो सकता है। तो मैंने आपको बताया 4 कारण बताया, घर्षण होना, दबाव पड़ना, ठीक है, नमी होना और सूक्ष्म जीवों के कारण जो है यह 4 कारण इमीडिएट हो सकते हैं जिसके कारण बिस्तरी घाव हो सकते हैं। तो यह 4 कारण याद रखिएगा। ठीक है। बी नंबर है हम लोग देखे हैं रोगों उन्मुख कारण, प्री डिस्पोजिंग कॉज। प्री डिस्पोजिंग कॉज का मतलब होता है कि वैसा कारण जो आपको पूर्व में शरीर में होने से जो है होता है। जैसे जीवन शक्ति, आपके बॉडी का जो लाइफ पावर है, जो लाइफ आपका शरीर का जो जीवन शक्ति है वह घटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, दुर्बलता होना, शरीर में सूजन होना, ओबेसिटी मतलब मोटापा होना, क्षतिग्रस्त रक्त संचार, यह सब जो है आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जो रोग उत्पन्न करने के कारण बन सकते हैं। ठीक है। अब यह सब जो है कारण हो सकते हैं जैसे एडिमा मतलब सूजन होना, मोटापा बढ़ना, ब्लड का संचार कम होना, दुर्बलता होना, घटी हुई जीवन शक्ति, यह सब जो है आपके रोग उत्पन्न करने वाला कारण है जिससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ब्रेड शोर भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे दाब व्रण के लक्षण। अब मानिए कि कोई व्यक्ति को अगर बिस्तरी घाव हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो अगर किसी को घाव हो जाता है तो क्या क्या होगा, वहाँ पे लालिमा होगा, ठीक है, जलन महसूस होगा यानी बर्निंग सेंसेशन होगा, दाब बेदाना होगा, ठीक है, टेंडरनेस होने लगेगा, बेचैनी यानी इरिटेशन होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा जिससे वहाँ का त्वचा नीला होने लगेगा, साइनोसिस होने लगेगा, असुविधा होने लगेगा, ठीक है, स्थानीय एडिमा मतलब वहाँ पे सूजन होगा और प्रभावित क्षेत्र ठंडा व संवेदनहीन जो है लगने लगेगा। तो यह सब जो है कारण है। आप नॉर्मली देख सकते हैं कि जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे लालिमा होता ही है, वहाँ पे नीला क्यों पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होता है, बेचैनी हो सकता है, इरिटेशन, ठीक है, टेंडरनेस हो सकता है, जलन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, उसके बाद जो है असुविधा हो सकता है, पेशेंट को शरीर में सूजन हो सकता है उस जगह पे और प्रभावित क्षेत्र ठंडा और संवेदनशील लगने लगेगा, सेंसिटिविटी। तो यह जो है कुछ आपके लक्षण हो गए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बिस्तरी घाव के कौन कौन से स्टेज होते हैं। अब अभी तक हम लोग क्या क्या देखे याद होनी चाहिए। पहले देखें बिस्तरी घाव, उसके बाद देखें कि बिस्तरी घाव कहाँ कहाँ पे होगा, किस किस पोजीशन में होने से कौन कौन से जगह पर दबाव पड़ेगा और वहाँ पे घाव होगा। तो स्थान देखे हैं यानी साइट देखे हैं बेड शोर का। उसके बाद हम लोग कारण देखे हैं। कारण में 2 कारण, एक इमीडिएट या डायरेक्ट और दूसरा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर यानी रोगा उन्मुख कारण। 2 कारण था। जो हमारा डायरेक्ट कारण था उसमें 4 चीज़ें था, नमी था, जो है नमी था, उसके बाद जो है नमी के बाद हम लोग को देखे हैं कि वहाँ पे नमी था, दबाव था, घर्षण था और सूक्ष्म जीव था। तो ये 4 कारण था। अब हम लोग आ गए, अब हम लोग लक्षण देखे हैं कि क्या क्या लक्षण होता है, तो लक्षण भी देख लिए। अब ये बिस्तरी घाव किन किन स्टेज में होता है यह स्टेज को देखेंगे कि बिस्तरी घाव पहले हल्का होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा तो दूसरा स्टेज, फिर उससे ज़्यादा होगा तो तीसरा स्टेज, और अगर बिल्कुल पूर्ण तरीका से जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो चौथा स्टेज। मतलब कोई भी बीमारी पहले छोटा होता है, फिर उससे हल्का ज़्यादा होगा तो दूसरा स्टेज, फिर उससे ज़्यादा होगा तो तीसरा स्टेज, फिर उससे भयंकर होगा तो चौथा स्टेज। मतलब क्रमिक दर क्रमिक बढ़ते रहता है और वह अपने प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ाते रहता है। तो वही स्टेज बाई स्टेज जो है बढ़ते रहता है। ठीक है। तो वही हम लोग स्टेज यानी अवस्था को देखेंगे बिस्तरी घाव को। पहला है फर्स्ट स्टेज। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि रोगी के त्वचा लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, त्वचा में चमक आने लगती है, रोगी का एपिडर्मिस त्वचा सम्मिलित होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर का जो है त्वचा सम्मिलित होता है तथा त्वचा नरम व पीड़ाजनक हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है ना, नॉर्मली उसमें स्किन में जो है चेंजेज आता है, जैसे स्किन का लाल हो जाना, स्किन में चमक आना, ठीक है, नरम पड़ना, सॉफ्टनेस हो जाना, ठीक है, और यह सब जो है ऊपरी त्वचा यानी एपिडर्मिस जो है स्किन पर, ये सब चेंजेज होता है। तो पहला स्टेज कोई खास नहीं होता है, सिर्फ रंग में परिवर्तन और वहाँ जो है उस जगह पर नरम और पीड़ाजनक होता है, यही परिवर्तन होता है। दूसरा स्टेज जो होता है इसमें त्वचा जो है धीरे धीरे नीला पड़ जाता है। नीला क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ दबाव पड़ने से ऑक्सीजन का कमी हो गया है और ब्लड का कमी हो गया है, जिससे ब्लड कमी है तो ऑक्सीजन भी कम होगा और ऑक्सीजन कम होगा तो नीला पड़ेगा ही, साइनोसिस होगा ही वहाँ पे। तथा एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस लेयर भी प्रभावित हो जाता है। त्वचा पर पानी से भरे फफोले उत्पन्न हो जाते हैं तथा खुले घाव की तरह दिखाई देने लगते हैं।
दूसरा स्टेज जो होता है वह फर्स्ट स्टेज से थोड़ा जो है ज़्यादा हानिकारक होता है। सेकेंड स्टेज में फफोले जो है स्किन पर आ जाते हैं और जो रेडनेस था फर्स्ट में लालिमा था वह लालिमा अब जो है नीलापन में बदल गया है, ठीक है। और यह एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस तक जो है इसका असर जो है सेकेंड स्टेज में चला जाता है और फफोले आ जाते हैं और खुले घाव की तरह दिखने लगता है घाव। तो दूसरा स्टेज में नॉर्मली याद रखिएगा कि त्वचा लाल से नीला हो जाता है और फफोले पड़ जाते हैं और एपिडर्मिस से डर्मिस जो है प्रभावित होने लगता है। तो ये चीज़ें हो गया। तीसरा स्टेज में अब जब आइएगा तो आपके जो त्वचा है उसमें तीनों परतें कौन कौन, एपिडर्मिस, डर्मिस तथा सबक्यूटेनियस तीनों परत प्रभावित हो जाते हैं और घाव में रिसाव शुरू हो जाता है तथा त्वचा का रंग भूरा व नीला पीला पड़ जाता है। तो जब आपके घाव बहुत ज़्यादा मवादेदार हो जाएगा, मवाद पीप भर जाएगा और वह जो है पीला और भूरा नीला हो जाएगा और वह तीनों लेयर को प्रभावित कर देगा, तो यह तीसरे स्टेज का घाव होता है और यह जो है ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है। एंड चौथे स्टेज है, देख लीजिए, यह बड़ी गंभीर अवस्था होता है। इस अवस्था में घाव बहुत ही गहरा हो जाता है तथा हड्डी तक यह घाव चला जाता है और घाव से बदबू आने लगता है, बिल्कुल वहाँ का स्किन मांस सड़ जाता है और उत्तक पूर्ण तरीक़ा से नष्ट हो जाते हैं और त्वचा जो है रंग काला हो जाता है। और यही हमारा फोर्थ स्टेज का होता है और फोर्थ स्टेज में बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, यही फोर्थ स्टेज जो है आपके होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बेड सोर सबक्यूटेनियस पेशेंट, देख लीजिए, दाब व्रण ग्रहणशील मरीज, ठीक है। दाब व्रण से जो है कौन कौन से जो है व्यक्ति को जो है दाब व्रण होने का ज़्यादा संभावना होता है, ठीक है। ज़्यादा संभावना किन व्यक्तियों में होता है दाब व्रण बिस्तरी घाव होने का? तो अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, अचेतन हो, बेहोश हो, तो वह बेड पर कितना दिन के बाद उसको होश आएगा कोई नहीं जानता है। अगर लंबा समय लगेगा तो बिस्तरी घाव हो सकता है। तो अचेतन मरीज को संभावना ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से जो मोटा व्यक्ति होता है उसको भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अत्यधिक दुबले पतले व्यक्ति को भी यह संभावना ज़्यादा होता है। जो संवेदनहीनता से पीड़ित मरीज है, जिसको बिल्कुल कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको ये चीज़ हो सकता है। कुपोषण से ग्रसित है उसको जो है जल्दी अटैक हो सकता है। शल्य क्रिया यानी सर्जरी जिसको हुआ है उसको हो सकता है जल्दी। अति ज्वरग्रस्त मरीजों में अधिक पसीना आता हो, अब हम लोग देखे हैं कि नमी आने से भी यह घाव होता है। तो जिसको ज़्यादा फीवर रहेगा तो उस कंडीशन में उससे जो है शरीर का नमी बनेगा और बिस्तरी घाव हो सकता है। अत्यधिक उम्र के शैय्याग्रस्त मरीज, अगर कोई व्यक्ति है और वह जो है ज़्यादा उम्र का है और वह बिस्तर पर ही जो है अब मूत्र त्याग कर देता है तो वह मरीज को हो सकता है। मधुमेह के मरीज को बहुत जल्दी हो जाता है। मूत्र एवं मल के असंयम से पीड़ित मरीज को भी हो सकता है। क्योंकि अगर उसको मल और मूत्र पर कंट्रोल नहीं है तो वह क्या करेगा, जहाँ पे लेटा है, जहाँ पे बैठा है वहीं पर मूत्र मूल त्याग देगा और इससे जो इन्फेक्शन घाव होगा, नमी मिलेगा, तो इससे भी जो है बिस्तरी घाव हो सकता है। तो यह सब जो है आपके होने की संभावना है कि किस मरीजों में ज़्यादा जो है बेड सोर होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि अचेतन मरीज, स्थूल मरीज यानी मोटा मरीज, अत्यधिक दुबले पतले कुपोषणग्रस्त, शल्य क्रिया वाला, अधिक बुखार वाला जिसको पसीना ज़्यादा आता हो, अधिक उम्र वाला को, मधुमेह वाला को और मल एवं मूत्र पर असंयम वाले मरीजों को ज़्यादा संभावना होता है ये होने का। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिस्तरी घाव में नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर इन बेड सोर। बिस्तरी घाव में नर्सिंग देखभाल क्या करेंगे देख लीजिए। रिस्क ग्रुप वाले मरीजों की पहचान करें। जो मरीज किस रिस्क में है, किसको कितना जो है ज़्यादा डीपली हुआ है घाव, उसको पहचान करेंगे, ठीक है। मरीज को बिस्तरी घाव होने की पता करें कि आखिर किन कारणों से हुआ है। नमी के कारण हुआ है, दबाव के कारण, फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, या संक्रमण के कारण हुआ है, या गंदगी के कारण हुआ है, या मोटापा के कारण है। पहले पता करें कि आखिर ये किन कारण से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मरीज की त्वचा का दैनिक व नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। मरीज को बिस्तरी घाव का ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना चाहिए। मरीज की स्थिति की समय समय पर बदलते रहना चाहिए पोजीशन। हर एक 2 घंटे पर बिस्तरी मरीजों को बदलते रहना चाहिए पोजीशन। बिस्तर को साफ सुथरा एवं सिलवट रहित बनाना चाहिए जिससे उस पर घर्षण कम हो, ठीक है। मरीज तथा उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करें। मरीज की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोग ऊपर देखे हैं स्वच्छता में कमी से भी ये हो सकता है।
मरीज को हवाई गद्दे या हवाई कुशन प्रदान करें, क्योंकि इससे सभी जगह जो है दबाव एक समान लगता है, जिससे कहीं एक जगह पर पर्सनल दबाव नहीं लगेगा। मरीजों को प्रतिदिन सुविधा अनुसार व्यायाम करवाना चाहिए। मरीज को घावों को सख्त विसंक्रमित जो है तकनीक से ड्रेसिंग करना चाहिए। अगर जो मरीज को घाव हो गया है उसे एसेप्टिक तकनीक के द्वारा ड्रेसिंग करेंगे। मरीजों को पर्याप्त मात्रा में तरल तथा प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार लेने को कहेंगे। मरीज की पीठ पर पाउडर लगाएंगे, जिससे नमी कम होगा और सूखा रहेगा। त्वचा की आरोग्य कारक शिक्षा के बारे में मरीजों एवं उसके परिजनों को शिक्षित करेंगे। गीले कपड़े या बिस्तर को तुरंत जो है बदल देना चाहिए। तो माय डियर, ये सब नर्सिंग देखभाल है जो एक मरीज के लिए आप खुद से भी लिख सकते हैं कि एक बिस्तरी मरीज को जो है कैसे देखभाल करेंगे बिस्तरी घाव वाले को। ठीक है, तो एज ए नर्स आप किसी को देखभाल करने जाइएगा तो आप समझिए आप बिस्तर घाव वाले मरीज को देखभाल करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे आप दिमाग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दाब बर्न की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बेड सोर का। ठीक है, देख लीजिए, दाब घाव को साफ करने के लिए नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। जहाँ घाव हुआ है उसके लिए नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप बीटाडीन घोल का भी उपयोग कर सकते हैं। घाव को बोरिक एसिड लोशन या हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ करना चाहिए। वही चीज़ें हैं, चाहे आप बोरिक एसिड लोशन से साफ कीजिए या हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ कीजिए। ठीक है, घाव को इससे साफ कर सकते हैं। यह सब एंटीसेप्टिक घोल है। ओके, घाव की उचित दूरी से 100 वाट की जो ललका बल्ब होता है ना, बिजली का बल्ब, उसके द्वारा सिकाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें आवश्यक टेम्परेचर होता है जिससे घाव को शुष्क बनाएगा, नमी से दूर भगाएगा। ठीक है, चिकित्सीय निर्देशानुसार मरीज को एंटीबायोटिक थेरेपी देनी चाहिए संक्रमण से बचाव के लिए। घाव की सतह पर जिंक ऑक्साइड लगाना चाहिए। घाव का जो सतह है उस पर जिंक ऑक्साइड लगाना चाहिए। दर्द के लिए एंटीपायरेटिक देनी चाहिए। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करनी चाहिए। तो यह सब विभिन्न प्रकार के जो है आपको चीज़ें था जो आप रोकथाम कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं बिस्तरी घाव से। ओके, तो यहाँ पे अब आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। देखिए, कहता है नाड़ी क्या है। ठीक है, नाड़ी, पल्स एक होता है पल्स रेट और एक होता है नाड़ी। ठीक है, पल्स मतलब नाड़ी होता है। अब ये नाड़ी लेने की कौन कौन से सामान्य बिंदु है, कॉमन साइट है, इसको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, समझ गए। चलिए देखते हैं नाड़ी होता क्या है। माय डियर, रक्त परिसंचरण के लिए जब हृदय का बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है तब रक्त तरंग जो है धमनी में से बलपूर्वक गुजरती है, जिसके कारण धमनी में बारी बारी से उठाव तथा पतन होता है। अतः धमनी के इस एकांतरित उठाव व पतन को नाड़ी कहते हैं। देखिए, समझने के लिए आप लोग समझिए, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, अब ये जो नाड़ी होता है ना, तो यह इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से धड़कन। ठीक है, नाड़ी दर्द कब होता है, जब हमारा हार्ट धड़कता है, तो धड़कने में जो है ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के बाद जो बलपूर्वक ब्लड जो है, जैसे मानिए हम जो है दमकल जो होता है ना पानी देने वाला, वहाँ से पानी जो है हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, पाइप में बलपूर्वक गुजरेगा। पाइप में जो पाइप होता है उसमें बलपूर्वक पानी गुजरेगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा। जब दमकल से पानी निकलेगा तो वहाँ से पानी जो है बहुत ज़्यादा फोर्स देगा। ठीक है, अब नलकूप जिसे हम लोग कहते हैं, अब यहाँ से पानी फोर्स देगा तो पाइप में तेज़ी के साथ गिरेगा और उसके बाद एक लय में जो है आगे जाएगा। तो यही कंडीशन हार्ट में होता है। जैसे हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ऊपर में आर्ट्रियम, नीचे में वेंट्रिकल होता है, इसे नीले इसे आलिंद कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि यह राइट है, यह लेफ्ट है, यह राइट है, ये लेफ्ट है। अब यह भी वेंट्रिकल है, समझ गए। तो अब जो ये बला ब्लड जो शुद्ध ब्लड होता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, बायां नीले क्या करता है कि इससे जो है पंप करता है, यहाँ पे औरोटा होता है। ठीक है, औरोटा महाधमनी होता है। अब यह लेफ्ट दाया बायां नीले ब्लड को पंप किया धमनी में, महाधमनी में। अब जो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा है यह इसमें जाएगा तो धक्का के साथ में जाएगा। ठीक है, पूर्वक गुजरेगा, मतलब काफ़ी इसमें बल होगा और आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो ब्लड आगे की तरफ जो धमनी में प्रवेश करेगा, महाधमनी से धमनी में, यह बलपूर्वक जो है गुजरेगा। और जब कोई भी चीज़ आप बलपूर्वक कोई द्रव अगर किसी पाइप से गुजारते हैं तो वह देखते होइएगा कि ऐसे जो है उठाव पतन के साथ में जो है गुजरता है। ठीक है, ऐसे जो है उठाव और पतन के साथ में गुजरता है। अब यही जो उठाव और बारी बारी से जो पतन और गिराव आता है, उठाव और गिराव आता है, मतलब पतन और उठाव होता है, तो इसी को हम लोग नाड़ी कहते हैं, नाड़ी दर कहते हैं। ठीक है, जिस दर से मान गए अगर ब्लड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरेगा तो यह काफ़ी जो है जल्दी जल्दी इसमें उठाव पतन होगा। अगर ब्लड जो है स्लो मोशन के साथ जो है गुजरेगा तो क्या होगा,
फिर धीरे धीरे जो है इसका फॉलिंग और रिकॉल होगा, ठीक है। तो यही जो है हमारा नाड़ी दर कहलाता है। समझ गए चीज़ों को? यानी धमनी में जो ब्लड गुजरता है गति के साथ, उसमें एकांतरित उठाव और पतन को ही जो है नाड़ी कहते हैं, पल्स कहते हैं। समझ गए? चलिए, तो सीधा अगर ये सब समझने के लिए है, अगर सीधा यहाँ से यहाँ भी अगर लिखते हैं तो यह सही है, ठीक है। चलिए, बाकी ऊपर वाला सब समझने के लिए है कि कैसे एकांतरिक रूप से उठाव और पतन होता है, और इसके फलस्वरूप जो है इसी को हम लोग नाड़ी कहते हैं, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि ये नाड़ी लेने के कौन कौन से जो है जगह है, कौन कौन से कॉमन साइट है जहाँ से हम लोग नाड़ी ले सकते हैं। अब नाड़ी कैसे लेते हैं तो आपको देखते होइएगा, कोई नर्स हो गए या डॉक्टर हो गए, वह क्या करता है कि आपके जहाँ जहाँ से नाड़ी उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ से आप नाड़ी ले सकते हैं, वहाँ पे देखते होइएगा 3 उंगलियों को सहारे हल्का सा टच किया जाता है। अब हल्का सा जो टच किया जाता है, तो जहाँ भी अगर नाड़ी महसूस होगा, यह धमनी जहाँ भी महसूस होगा आर्टरी, वहाँ पे जो है आपके क्या आवाज़ जो है ब्लड जो है होने का धक 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 ऐसे करके आवाज़ जो है आपके वहाँ पे महसूस होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि यही जो है नाड़ी है, ठीक है। जैसे अगर किसी को बीपी, मैनुअल बीपी चेक करना रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसे हम लोग ब्रेकियल आर्टरी जो होता है वह ब्रेकियल आर्टरी को महसूस करते हैं, और वहाँ पे 3 उंगली रखकर हम जो है पंप करते हैं, और पंप करने से जो है हमें जहाँ भी पता लगता है कि जहाँ उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखता है, वहीं से जो है हम लोग गणना करते हैं ब्लड प्रेशर का। तो यही जो है कॉमन साइट होता है जहाँ से हम नाड़ी दर ले सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से साइट है तो पहले इसको मौखिक रूप से याद कीजिए। टेम्पोरल आर्टरी होता है, यहाँ पे एकदम नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी है, यह टेम्पोरल अस्थि के ऊपर होता है, ठीक है। टेम्पोरल आर्टरी या टेम्पोरल अस्थि के ऊपर होता है, ठीक है। कैरोटिड धमनी है, कैरोटिड आर्टरी है जो गर्दन के बगल में होता है। फिगर में बताऊंगा अभी कोई कौन कहाँ पे होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा है एपिकल धमनी, एपिकल आर्टरी, मतलब यह हृदय में होता है, एपिकल हृदय के बगल में, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी होता है, यह कोहनी के अंदर वाला भाग, मतलब हाथ को आप जो है सीधा कीजिए और जो कोहनी हो वही कोहनी के जो अंदर वाला भाग है सामने से, वहाँ पे यह जो है आप होता है, और यहीं पे जो है हम लोग क्या करते हैं, पल्स जो है महसूस करते हैं और व्यक्ति का लेते हैं पल्स, ठीक है। 5वां है रेडियल धमनी, रेडियल आर्टरी, यह कलाई में रेडियस हड्डी पर है, ठीक है। नाम से यह स्पष्ट है कौन धमनी कहाँ है, नाम से ही जुड़ा हुआ है। जैसे यह रेडियस हड्डी पर है कलाई के, तो इसीलिए इसे रेडियल आर्टरी नाम पड़ा है, ठीक है। फीमोरल धमनी है, फीमोरल आर्टरी है, मतलब यह फीमर मतलब जांघ के आसपास जो है स्थित होता है, तो फीमर से फीमोरल बना है, याद रखिएगा। घुटने का पीछे वाला भाग होता है, वहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी होता है। पॉप्लिटियल आर्टरी घुटने के पीछे वाला नी बैक में होता है, ठीक है। 8वां है पोस्टेरियर टिबियल धमनी, पोस्टेरियर टिबियल, अब टिबिया क्या होता है, टखना में, ठीक है ना, टखने में जो होता है वो टिबिया होता है, और यह पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी है, ठीक है। और एक होता है डॉर्सेलिस, डॉर्सेलिस से पेडिस, ठीक है। डॉर्सेलिस पेडिस यह पाँव में होता है, तो प से पेडिस और प से पाँव, इसको याद रखिएगा। तो कुल यही 9 पॉइंट है, 9 याद रखना है आपको, कुछ इसमें ज़्यादा है ना, बहुत सारे का नाम से ही स्पष्ट है। फिगर के माध्यम से देख लीजिए, जैसे टेम्पोरल है, टेम्पोरल अस्थि हमारे मस्तिष्क में जो है तो यहाँ पे देख लीजिए, यह मस्तिष्क में टेम्पोरल बोन है। यहाँ से अगर आप महसूस कीजिएगा तो यहाँ से आपको पल्स जो है महसूस हो पाएगा, ठीक है। गर्दन के बगल में आप जो है हाथ लगाइएगा तो देखिएगा धक 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 करेगा, तो यह कैरोटिड धमनी होता है जो आपको पल्स को महसूस कराता है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी देख लीजिए, ये ब्रेकियल आर्टरी जो है यहाँ पे होता है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है, केहनी के अंदर वाला भाग सामने से, ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए। उसके बाद एपिकल कहाँ पे होता है, तो आपका यह एपिकल हृदय वाला जगह पे होता है, यहाँ पे एपिकल होता है, ठीक है। उसके बाद रेडियल, चूँकि यह रेडियस बोन पर होता है इसीलिए इसे रेडियस कलाई की हड्डी में महसूस कर सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, सामने से कलाई जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे यह मौजूद होता है। फीमोरल या जांघ या उरुस संधि के आसपास यह फीमोरल आर्टरी के जो है होता है, ठीक है। और दूसरा है डॉर्सल पेडिस है, यह पाँव में, और पोस्टेरियर टिबियल है, मतलब टखने के पीछे वाला भाग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इस जगह पर आप जो है आर्टरी जो है के द्वारा पल्स को ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए,
सबसे पहले याद रखना है कुल 9 है। 9 में आपको पहला है टेम्पोरल धमनी, टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी जो है टेम्पोरल अस्थि के ऊपर है। कैरोटिड धमनी गर्दन के बगल में होता है, ठीक है। एपिकल धमनी हृदय के में होता है, ठीक है। ब्रेकियल धमनी कोहनी के अंदर वाले भाग पर होता है। रेडियल धमनी रेडियस बोन पे होता है कलाई में। फीमोरल धमनी फीमर जांग के आसपास होता है। पॉप्टिलियल धमनी घुटने के पीछे वाले भाग में होते हैं, ठीक है। पोस्टेरियर टिबियल धमनी टखने के बीच में होता है, ठीक है। और डॉर्सियल पेडिस मतलब पाँव पे होता है। तो इतने जगह यानी 9 जगहों से आप जो है आर्टरी को महसूस करके पल्स को जो है आप ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है। तो यह सब पल्स लेने के कॉमन साइट है, मैंने आपको बता दिया। अब आइए, अब एक क्वेश्चन आपसे सीधा 5 नंबर में भी पूछ लेता है या इसी में ज्वाइंट भी पूछ लेगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि नाड़ी की क्या विशेषता है, पल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है, गुण या विशेषता पल्स की बताइए। चलिए देखिए, पल्स में मुख्यतः 4 विशेषता जो है पाया जाता है। एक आपका होता है पल्स में रेट होता है, एक समान दर के साथ जो है बहता है ब्लड, ठीक है। रिदिम इसमें एक ताल यानी एक रिदिम में जो है होता है ये। आयतन इसमें वॉल्यूम होता है और तनाव टेंशन होता है। यही 4 विशेषता 4 गुण जो है पल्स का होता है। क्या चीज़? रेट, ताल, आयतन, तनाव। दर, ताल, आयतन, तनाव, रेट, रिदिम, वॉल्यूम, टेंशन, यही 4 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक एक को समझिए। पहला है रेट। दर का अर्थ है कि 1 मिनट में नाड़ी स्पंदनों की संख्या। देखिए दर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हम किसी चीज़ से भाग देते हैं, जैसे प्रति लीटर। प्रति लीटर के मतलब क्या हुआ कि प्रति लीटर मतलब 1000 में अगर हम 1000 में अगर हम 200 1000 लीटर में अगर 1 लीटर में हम 200 ग्राम 1 लीटर दूध में 200 ग्राम पानी मिला देंगे, एक पर केजी हम 200 जैसे 50 केजी दूध है किसी ड्राम में रखा हुआ है, 50 लीटर दूध में पर लीटर हमें 200 ग्राम पानी मिलाना है। तो क्या करेंगे? पर लीटर मतलब प्रति लीटर। तो यह दर हो जाएगा कि 1 लीटर पर 200 ग्राम मिलाना है, फिर 1 लीटर पर 200, फिर 1 लीटर पर 200, ऐसे ही कर करके पूरे 50 लीटर में 200 करके मिलाना है। और हमसे कोई पूछेगा कि इसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो हम सीधा बताएंगे कि 200 पर लीटर मतलब 1 लीटर पर 200 ग्राम क्या है? पानी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दर भी बताता है कि 1 मिनट में नाड़ी स्पंदनों की संख्या कितना है। 1 मिनट में पल्स जो है पल्स का जो है कितना जो है रेट है, यह बताता है नाड़ी दर, ठीक है। समान नाड़ी दर एक वयस्क में 60 से 100 प्रति मिनट होता है। माय डियर, अगर एक एडल्ट है तो उसे 60 से 100 के बीच में होता है, वैसे नॉर्मली 70 से 72 माना जाता है, ठीक है। 100 प्रति मिनट से अधिक नाड़ी दर को टेकीकार्डिया कहते हैं, और अगर 60 प्रति से कम नाड़ी दर हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। दर पता चल गया। दूसरा है ताल। ताल के मतलब होता है कि कितना जो है नियमित है, ठीक है। नाड़ी स्पंदनों की नियमितता को ताल कहते हैं। अब मान गए किसी को नाड़ी दर 70 से 72 के बीच में हमेशा रह रहा है, मतलब उसका नियमित है कि उसका जो पल्स है 70 से 72 के बीच में है, ठीक है। इसमें अगर इरेगुलर होगा तो मान के 100 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, तो यह इरेगुलर होगा, तो वह अनियमित हो जाएगा। लेकिन रेगुलर का मतलब है कि एक संख्या के बीच में हमेशा अगर किसी का पल्स रेट निकलता है मतलब कि उसमें रिदिम होता है। और जाहिर सी बात है एक एडल्ट में अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसमें नियमित रूप से जो उसका पल्स रेट है हमेशा रहता है, ठीक है। पल्स लेते समय बीच के अंतराल की रेगुलरिटी को ताल कहते हैं। यदि स्पंदन अनियमित हो तो पूरे 1 मिनट तक पल्स गिननी चाहिए। देखिए नियमित होगा तो 1 मिनट में जो बताया गया है कि 60 से 100 के बीच में होगा एक एडल्ट का, तो इतना हमेशा जो है आएगा इसी के बीच में। अनियमित होगा तो मतलब 1 मिनट में कभी 110 हो जाएगा, ठीक है, कभी जो है 60 हो जाएगा, इससे नीचे हो जाएगा, तो यह गड़बड़ की बातें हैं। लेकिन ताल होगा तो नियमित जो है 60 से 100 के बीच में ही पर मिनट चलेगा, ठीक है ना। तीसरा है आयतन। आयतन के मतलब होता है कि यह प्रत्येक स्पंदन के साथ अनुभव होने वाला रक्त का दबाव है। आयतन से तात्पर्य है कि धमनी का रक्त से भरा हुआ। आयतन के मतलब क्या होता है कि एक बर्तन है उसमें कितना पानी जो है भर सकता है या कितना जो है भरा हुआ है, ठीक है, वही उसका आयतन होता है। तो आयतन यहाँ पे कहता है कि जितना ब्लड का प्रेशर लगेगा, जितना ब्लड हृदय के द्वारा धक्का दिया जाएगा, धमनी में प्रवेश करेगा, तो धमनी में कितना ब्लड है यह बताएगा उसके स्पंदन के दबाव को। अगर धमनी में ब्लड का मात्रा ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जो है पल्स रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो यह बताता है कि धमनी में कितना जो है रक्त भरा हुआ है, यही आयतन को बताता है, ठीक है।
तीसरा चौथा है माय डियर तनाव टेंशन। ठीक है, टेंशन की मतलब होती है तनाव। धमनियों में पहुंचे रक्त के कारण धमनियों में तनाव उत्पन्न होता है। जब धमनी को तनाव के कारण दबाना कठिन हो तो उसे उच्च तनाव कहते हैं, और यदि धमनी को आसानी से दबाया जाए तो उसे निम्न तनाव कहते हैं। माय डियर तनाव टेंशन, जैसे इसी टेंशन के कारण हाइपर टेंशन भी आता है। ठीक है, अगर मान गए किसी को ब्लड जो है हाइपर टेंशन होता है तो उसका मतलब है कि जो रक्त वाहिनी है, जो आर्टरी है, जो धमनी है, इसमें ब्लड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में गति कर रहा है, जिसके कारण दबाव जो है इसके दोनों वाहिनियों के दीवार पर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और इसी दबाव लगने को जो है हम लोग तनाव क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, अब जब धमनिया में रक्त बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें तनाव ज़्यादा होगा, और तनाव ज़्यादा होगा तो उससे जो है धमनी को आप दबाएंगे तो दबाना कठिन होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही दबाव ब्लड प्रेशर कम होगा तो धमनी को जो है आसानी से आप दबा सकते हैं और वह दब भी जाएगा। तो यही जो है तनाव होता है, टेंशन होता है। ठीक है, और इसी टेंशन के फलस्वरूप हाइपर टेंशन, उच्च रक्तचाप जो है होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुल 4 जो है आपका विशेषता है, मैंने बता दिया, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले जो है कारक को बताएं। मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के नाड़ी दर प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलिए देखते हैं। नाड़ी दर को प्रभावित करने वाला माय डियर अनेकों कारण है। अब एक पल्स रेट को किसी के, देखिए पल्स का मतलब क्या है कि जैसे हार्ट ब्लड पंप किया महाधमनी में, महाधमनी से जो है सभी धमनी में ब्लड जाता है। अब मान गए ब्लड पंप जो है हृदय करा, तो हृदय से ब्लड पंप करेगा तो बल के साथ न जाएगा, फोर्सली जो है वह ब्लड को पंप करेगा, धक्का देगा। अब जब ब्लड धमनी में जाएगा तो वह एक गति के साथ जाएगा, और जब गति के साथ जाएगा तो वह क्या होगा कि धमनी में एक एकांतर जो है कभी उठाव कभी पतन, कभी उठाव कभी पतन होगा। और यह अगर आपको देखना है तो आप एक पानी को जो है ट्रांसपेरेंट जो है पाइप में क्या करें, आप बहाएं। देखिएगा उस पाइप में से जब पानी बहेगा तो देखिएगा जो है वह जो है उछल कूद करेगा पानी। ठीक है, पानी जो है एक लेवल में नहीं बढ़ेगा, वह उछल कूद जो है ऐसे ऐसे करता रहेगा पानी। ठीक है, उस पाइप में भी तो वही जो ऐसे ऐसे जो गति कर रहा है वही जो है उसका क्या होता है, स्पंदन होता है, वही नाड़ी होता है। ठीक है, उसी एकांतरण, उठाव और पतन को नाड़ी कहता है। और इसके फलस्वरूप अगर दबाव लगता है दोनों वाहिनियों पर तो इसी से जो है रक्तचाप उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ गए। तो अब नाड़ी को प्रभावित करने वाला अनेकों कारण होते हैं। तो पहला कारण है उम्र, एज। एज का मतलब है आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे आप लोग को अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं एज कैसे प्रभावित करता है। तो माय डियर अगर कोई बच्चा भ्रूण में रहता है, गर्भ में रहता है माँ के अपने, तो उसका पल्स रेट जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका पल्स रेट, उसका हृदय का धड़कन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं बात करूं तो जब जन्म ले लेता है तो वह भ्रूण से कम हो जाता है उसका पल्स रेट। मतलब जैसे जैसे उसका जो है एज आगे की तरफ बढ़ते जाता है वैसे जो है उसका पल्स रेट कमते जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भ्रूण में होता है, माँ के जो है गर्भ में होता है। कोई भी बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस समय उसका जो है बहुत ज़्यादा पल्स रेट होता है। उससे कम जन्म ले लेगा तो हो जाएगा, उससे कम जब साल भर का हो जाएगा तो होगा, उससे कम जब 5 साल के हो जाएगा तो होगा, फिर उससे कमेगा जब वह 10 साल का हो जाएगा, फिर उससे कमेगा जब वह 16 साल का हो जाएगा, फिर उससे कमेगा जब वह वयस्क में आएगा। ठीक है, फिर उससे भी कमेगा जब वह वृद्धावस्था में आ जाएगा। तो यह धीरे धीरे घटते रहता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का एक्टिविटी जैसे जैसे जो है हमारा आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे पल्स रेट जो है घटते जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उम्र है और यहाँ पे नाड़ी दर है। चलिए हम इसको देखते हैं। जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व का मतलब होता है फीटल हार्ट साउंड, मतलब भ्रूण का हृदय आवाज़। ये अगर आपको सुनना है तो लगभग यह 140 से लेकर 160 जो है पर मिनट इसका जो है धड़कन चलता है बच्चा का जब वह गर्भ में होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भ्रूण का जो है गर्भ में हार्ट रेट कितना होता है, फीटल हार्ट साउंड कितना होता है। तो 140 से 60 या कहीं कहीं 140 से 50 दिया रहता है। अब भ्रूण का उतना है। अब यहाँ पे जन्म के बाद कितना होगा, अब वो जन्म से पहले है, अब जन्म ले चुका है बच्चा तो उसका जन्म के बाद कितना होगा। तो चूंकि जन्म के बाद घटेगा तो 10 घटा दीजिए, 130 से 40 पर मिनट हो जाता है। ओके ना। चलिए फिर इसमें जो है आप 10 घटा दीजिए तो प्रथम वर्ष में जब बच्चा चलता है 1 साल का होता है तो उसका जो है यह जो है आपके इतने हो जाते हैं 115 से 130 जो है हो जाते हैं। ठीक है, पर मिनट। जब वह बच्चा 2 साल में प्रवेश करता है तो और कमता है और फिर से जो है 15 कम जाता है और 100 से 15 प्रति मिनट हो जाता है। ठीक है,
जब बच्चा तृतीय साल में जाता है तो उसका 90 से 100 प्रति मिनट हो जाता है और 100 के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब वह 4 से 8 वर्ष के बीच में होता है, 8 साल तक, तो उसका जो है यही पल्स जो है 86 से 90 पर मिनट रहता है, ठीक है। आगे चलिए, जब वह 18 से 15 रहता है तो वह 80 से 86 पर मिनट जो है होता है, ठीक है। वयस्क में बात किया जाएगा तो आपको पता है 72 माना जाता है, ऐसे 70 से 80 यह नॉर्मल माना जाता है। वृद्धावस्था में 60 से 70 पर मिनट यह चीज़ें हो जाता है। और देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक यह क्या हो रहा है, गिरते हुए यह संख्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कहा हूँ कि आपको देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में कितना होगा ये याद रखिएगा, और जन्म के बाद कितना होगा इसको याद रखिएगा, ठीक है। 2 ये चीज़ें हो गया। उसके बाद आप याद रखिएगा यहाँ पे 18 से 15, ठीक है। 18 से 15 वाला याद रखिएगा, एडल्ट वाला याद रखिएगा, और वृद्धावस्था याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा तो आप जो है आसानी से जो है लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा जो कारण होता है, अब एज देख लिए कि कैसे कारण है, एज के हिसाब से जो है घट बढ़ रहा है, तो एज कारक हो ही गया। उसी प्रकार से आपका है लिंग, मतलब लड़की हो या लड़का हो, दोनों में अलग अलग जो है यह जो है आपके पल्स रेट जो होते हैं अलग अलग दिखते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नाड़ी दर अधिक होती है, मतलब एक लड़की की तुलना में लड़कों में जो पल्स रेट होता है कम होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का लिंग अलग होने के कारण जो है अलग पल्स रेट है, तो समझ गए ना, ये भी प्रभावित करता है। तीसरा है कदकाठी फिजिक, ऊंचे या भारी व्यक्तियों की तुलना में छोटे एवं हल्के व्यक्तियों की नाड़ी दर अधिक होती है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जो भारी और लंबे होते हैं, उनमें जो है छोटे एवं हल्के व्यक्ति की जो देख लीजिए, ऊंचे एवं भारी व्यक्तियों की तुलना में छोटे एवं हल्के व्यक्तियों की नाड़ी दर अधिक होती है। मीन्स इसके कहने का मतलब है कि किसका अगर कद काठी अगर मोटा होगा, ऊँचा होगा, लंबा होगा, तो उसका जो है कम होगा किसके तुलना में, छोटे एवं हल्के व्यक्ति के तुलना में, ठीक है। तो ये फिजिक कद काठी भी मैटर करता है। चौथा है व्यायाम, एक्सरसाइज। व्यायाम करने के बाद बढ़ी हुई पेशीय सक्रियता नाड़ी दर में वृद्धि कर देती है। अब आप एक्सरसाइज कीजिए आधा घंटा, आप जो है क्या करते हैं देखिएगा कि आपके जो है शरीर में एकदम जो है करंट सा जो है दौड़ने लगेगा, ठीक है। एकदम शरीर आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। तो यह क्यों होता है, शरीर में एक्टिव होने के साथ ही, बॉडी हमारा एक्टिव होने के साथ में ही नाड़ी दर जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाँचवा है आसन व पोजीशन। आसन व स्थिति का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वह बैठा है, सोए है, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना में जो व्यक्ति खड़ी हुई है उसकी नाड़ी दर अधिक होगा। मतलब एक सोया हुआ व्यक्ति या एक बैठे हुआ व्यक्ति जो है खड़े हुए व्यक्ति के तुलना में नाड़ी दर कम होगा। मतलब जो बैठा है या सोए रहने की तुलना में खड़ी हुई अवस्था में नाड़ी दर अधिक होती है। तो ये चीज़ें देख लीजिए, अवस्था और आसन भी प्रभावित कर रहा है। छठा है भोजन, फूड। भोजन करने के बाद नाड़ी दर में वृद्धि हो जाती है। अब भोजन कर लीजिए, मन एकदम सुस्ताल रहेगा, जब भोजन नहीं कीजिएगा तो एकदम मन डाउन रहेगा, एकदम शरीर आपका लेजी रहेगा। लेकिन जैसे ही आप भोजन करते हैं आपके शरीर में ऊर्जा आ जाता है। तो भोजन करने के साथ ही जो है आपके क्या होते हैं कि नाड़ी दर में वृद्धि हो जाते हैं। सातवां है इमोशन, भावावेग, मतलब मन का भाव कैसा है, विचार कैसा है। मानसिक एवं भावनात्मक व्यवधानों में नाड़ी दर बढ़ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, यानी मानसिक रूप से आप, भावनात्मक रूप से आप कोई व्यवधान में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से सोचते ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा होता है, तो इस दौरान आपके नाड़ी दर जो है बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। चेक करके देख लीजिएगा। आठवां है पीड़ा, पेन। अगर आपको चोट लग गया हो, कोई पेन हो रहा हो, कोई दिक्कत हो रहा हो, तो इस पेन और पीड़ा की घड़ी में भी आपके नाड़ी दर सामान्य से बढ़ जाते हैं, ठीक है। नौवां है शीतल प्रयोग, कोल्ड एप्लीकेशन। शीतल प्रयोग में नाड़ी दर घट जाती है। अगर आप किसी को कोल्ड स्पंज करते हैं, जैसे किसी का टेम्परेचर बढ़ गया हो तो कम करने के लिए अगर आप उसके शरीर पर ठंडा का स्पंजिंग करते हैं तो उससे उसका नाड़ी दर क्या हो जाएगा, घट सकता है, ठीक है। तो यह कुल 9 पॉइंटें मैंने आपको बता दिया। आप याद रखिएगा कि किन किन कंडीशनों में नाड़ी दर जो है बढ़ सकता है, घट सकता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक धन्यवाद।